नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। तो आज की क्लास में आप लोग स्थानीय शहरी स्वशासन को पढ़ने वाले हैं। ग्रामीण स्वशासन को आप लोग पढ़ चुके हैं। जिन साथियों ने अभी तक ग्रामीण स्वशासन को नहीं पढ़ा है, पंचायती राज को नहीं पढ़ा है, वो लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ जाकर के हमारी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। और जो साथी चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखते हैं स्थानीय शहरी स्वशासन को। ये जो स्थानीय शहरी स्वशासन है, ये शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए इसे शुरू किया गया था। और जो शहरी स्थानीय लोग हैं, उन लोगों की सत्ता में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए इसको लाया गया। तो आप कह सकते हैं कि इसे शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु लाया गया। ठीक, इसके अलावा जो शहरी स्थानीय लोग हैं, इनके कहीं न कहीं जो सत्ता में इनकी अधिक से अधिक भागीदारी हो, अधिक से अधिक भागीदारी को सुनिश्चित कराने के लिए ये व्यवस्था लाई गई थी। लेकिन अगर इसके ऐतिहासिक विकास की बात करें तो इसका जो विकास शुरू हुआ था वो अंग्रेजी शासन काल में हुआ था, अंग्रेजों के काल में हुआ था। अंग्रेज भारत में आए और किसके उद्देश्य से? केवल व्यापार के उद्देश्य से आए थे और धीरे धीरे ये एक बड़ी शक्ति बन गए। मुख्य रूप से बाद में इनके जो दो प्रमुख उद्देश्य थे वो कौन कौन से थे? एक तो प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजों का ये था कि किस तरीके से भूमि राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए और किस तरीके से शांति व्यवस्था को बनाए रखा जाए। मुख्य रूप से जो अंग्रेज आए थे वो व्यापार के उद्देश्य से आए थे, लेकिन बाद में जो इनके दो उद्देश्य थे कि भूमि राजस्व इसे किस तरीके से बढ़ाया जाए और शांति व्यवस्था को किस तरीके से बनाए रखा जाए। तो जो भूमि राजस्व बढ़ाने की जो बात थी, ये जो उद्देश्य इनका था, इसको पूरा करने के लिए इन्होंने कुछ व्यवस्थाएं की। भू राजस्व को बढ़ाने के लिए इन्होंने कहीं न कहीं भूमि सुधार किए। क्या किए? भूमि सुधार किए। जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत की। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की, महलवाड़ी व्यवस्था शुरू की। तो इनका जो पहला उद्देश्य था, इसको प्राप्त करने के लिए भू राजस्व जो है उसे बढ़ाने के लिए इन्होंने भूमि सुधार किए, जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत की, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की और महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की। इसी तरीके से जो शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए इन्होंने प्रशासनिक सुधार किए और प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत जो प्रांत होते थे उनको इन्होंने जिलों में बांट दिया, जिलों को उपजिलों में बांटा, उपजिलों को तहसीलों में बांटा,
तहसीलों में और तहसीलों को तालुकों में बांट दिया। ये जो दो प्रकार की जो ये व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने की थी, इन दोनों ही कार्यों का स्थानीय शहरी स्वशासन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। हालांकि मुगलों ने भी इस व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, तो स्थानीय शहरी स्वशासन के इस क्रम में वर्ष 1688 की बात है, एक व्यक्ति हुए जेम्स द्वितीय, इन्होंने सबसे पहले मद्रास में एक नगर निगम की स्थापना की। किसकी स्थापना की? नगर निगम की स्थापना की। कहाँ पर? मद्रास में। ठीक। इसके बाद 1726 में जो बॉम्बे और कलकत्ता इन दोनों जगहों पर भी नगर निगम स्थापित हो गए। ठीक है। इसी तरीके से वर्ष 1870 की बात है। वर्ष 1870 में एक व्यक्ति हुए हैं लॉर्ड मेयो, इन्होंने भी एक प्रस्ताव पास किया। किसने? लॉर्ड, 1870 की बात है, लॉर्ड मेयो, इन्होंने एक प्रस्ताव पास किया। और क्या कहा इस प्रस्ताव में? उन्होंने ये कहा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सत्ता का विकेंद्रीकरण करने का प्रस्ताव पास किया। ठीक है। और इसके अलावा ये कहा, क्या कहा कि जो स्थानीय स्वशासन है, इसमें भारतीयों की अधिक से अधिक भागीदारी होनी चाहिए, भारतीयों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन इस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। आखिर ये भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी? तो हुआ क्या कि भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित कराने के लिए होता क्या है कि स्थानीय निकायों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, स्थानीय निकायों को स्थापित करना पड़ेगा, स्थानीय निकायों का विकास करना पड़ेगा, स्थानीय शहरी स्वशासन का विकास करना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने म्यूनिसिपल एक्ट पास किए। और इस एक्ट के तहत ऐसे नियम बनाए गए जिससे कि स्थानीय शहरी स्वशासन का विकास हुआ। किसका? स्थानीय शहरी स्वशासन का विकास हुआ। ठीक। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ये चाहते थे भारतीयों की भागीदारी हो, अभी तक भारतीयों की भागीदारी स्थानीय प्रशासन में, स्थानीय शासन में एकदम नगण्य थी, ना के बराबर थी। होता क्या है कि वर्ष 1882 में एक व्यक्ति हुए लॉर्ड रिपन, इन्होंने एक प्रस्ताव पास किया
प्रस्ताव पास किया और इन्होंने मुख्य रूप से इस प्रस्ताव में 3 बातें कही। पहली बात जो कही थी वो ये कही कि जो स्थानीय प्रशासन है, जो स्थानीय स्वशासन है, इसमें जो भी सदस्य निर्वाचित, जो भी सदस्य होंगे वो सभी निर्वाचित सदस्य होंगे और कोई भी सदस्य इसमें सरकारी सदस्य नहीं होगा। अर्थात इस प्रकार की संस्थाओं में, स्थानीय प्रशासन में, स्थानीय स्वशासन में सभी सदस्य निर्वाचित और गैर सरकारी होंगे। पहली बात इन्होंने ये कही थी। पहली बात क्या कही कि जो सभी सदस्य होंगे, जो सभी सदस्य होंगे वो कैसे होंगे? निर्वाचित होंगे, निर्वाचित होंगे प्लस गैर सरकारी होंगे, गैर सरकारी। और दूसरी बात इन्होंने मुख्य रूप से क्या कही कि इस प्रशासन पर, स्थानीय शहरी प्रशासन पर, स्थानीय शहरी स्वशासन पर, इस पर राज्य सरकार का या प्रांतीय सरकार का बिल्कुल भी प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होना चाहिए। क्या कहा कि राज्य सरकार का इन पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात क्या कही कि इन शहरी स्वशासन का या इन निकायों के विकास के लिए अनुदान दिया जाना चाहिए। क्या कहा कि इनके विकास हेतु अनुदान दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इन्होंने ये मुख्य रूप से जो प्रावधान किए, इससे क्या होता है कि स्थानीय शहरी स्वशासन को काफ़ी मजबूती मिली और स्थानीय शहरी स्वशासन का काफ़ी विकास हुआ। और इसीलिए जो लॉर्ड रिपन हैं, इन्हें स्थानीय स्वशासन का पिता या जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता या जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के ही प्रस्ताव पर 1907 में एक राजकोषीय आयोग बनाया गया। इन्हीं के प्रस्ताव पर वर्ष 1907 में एक राजकोषीय आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? आयोग बनाया गया। ये आयोग इसलिए बनाया गया था कि जो केंद्रीय सरकार है, प्रांतीय सरकार और जो स्थानीय सरकारें हैं, इनके बीच में वित्तीय स्थिति की जांच करना, प्रशासनिक स्थिति की जांच करना, उनकी छानबीन करना। और कहीं न कहीं इस आयोग ने जो स्थानीय प्रशासन होता था, स्थानीय स्वशासन था, इसकी ये क्यों असफल है, क्यों विकास नहीं कर पा रहा है, इन चीज़ों की भी, अर्थात स्थानीय स्वशासन की असफलताओं के कारणों पर भी इसने चर्चा की। इसने स्थानीय स्वशासन की असफलताओं के कारणों पर भी चर्चा की या बताया, कारणों को भी बताया। और क्या कहा? ये जो कारण बताए, इन कारणों में क्या कहा? पहली बात, इसने ये कहा कि ये निकाय, ये स्वशासन इसलिए विकास नहीं कर पा रहा है, पहली बात कि इस पर सरकारी नियंत्रण ज़्यादा है। क्या कहा? कि सरकारी नियंत्रण ज़्यादा है, नियंत्रण ज़्यादा है।
दूसरी चीज इन्होंने ये कही कि स्थानीय निकायों के पास विकास के लिए साधन पर्याप्त नहीं है। और तीसरी चीज ये कही, ये तो साधन की बात कह दी, साधन पर्याप्त नहीं है। तीसरी चीज ये कही कि जो स्थानीय लोग हैं उनके पास शिक्षा की कमी है और इसलिए विकास संभव नहीं हो पा रहा है। चौथी चीज, प्रशिक्षण की कमी को बताया कि प्रशिक्षण इनके पास नहीं है, अर्थात स्थानीय स्वशासन के लिए इनके पास कोई खास जानकारियां नहीं हैं और इसलिए ये संस्थाएं विकास नहीं कर पा रही हैं। लेकिन लॉर्ड रिपन के जो उत्तराधिकारी थे, उन उत्तराधिकारियों में भी कहीं न कहीं इन संस्थाओं को लेकर के, स्थानीय स्वशासन को लेकर के कोई रुचि नहीं देखने को मिली और इसलिए इन संस्थाओं ने ज़्यादा विकास नहीं कर पाया, स्थानीय स्वशासन ने ज़्यादा विकास नहीं कर पाया। वर्ष 1909 की बात है। 1909 में स्थानीय स्वशासन को एक बहुत बड़ा झटका, एक बहुत बड़ा धक्का लगा। वर्ष 1909 की बात है कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया था, इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया था और इसमें ये कहा गया था सांप्रदायिक निर्वाचन की जो व्यवस्था इस एक्ट में की गई थी, इस व्यवस्था की वजह से स्थानीय शहरी स्वशासन को एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। इस बहुत बड़े धक्के की बात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार की जो रिपोर्ट आई थी और इसके अलावा जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, इन दोनों ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया कि वास्तविकता सांप्रदायिक निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई थी, ये स्थानीय स्वशासन के लिए एक बहुत बड़ी बाधा थी। क्या कहा कि इन्होंने भी ये कहा कि ये जो सांप्रदायिक जो निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, ये स्थानीय स्वशासन के लिए एक बहुत बड़ी बाधा थी। ठीक है। लेकिन वर्ष 1918 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जो रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई थी क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को, अधिक से अधिक जनता को स्थानीय स्वशासन के तहत उन्हें रखा जाए और इस पर जो बाहरी नियंत्रण है उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, अर्थात इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं उन्हें थोड़ी स्वतंत्रता दे दी जाए। इसने भी ये बात कही थी, तो ये नोट कर लिया होगा। वर्ष 1919 में अगर हम देखें, वर्ष 1919 में जो एक्ट पास हुआ था, इस एक्ट में भी द्वैध शासन व्यवस्था की बात कही गई थी। किसकी बात कही गई थी? द्वैध शासन प्रणाली। और इस द्वैध शासन प्रणाली के माध्यम से जो स्थानीय स्वशासन जो था, इसने काफ़ी विकास किया।
लेकिन कुछ समय के बाद जो 1935 का एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो ये एक्ट आया था, इस एक्ट में क्या होता है कि द्वैध शासन प्रणाली की जो जगह है, द्वैध शासन प्रणाली की जगह पर इसकी जगह स्थानीय स्वायत्त शासन ने ले ली थी और इसके माध्यम से जो राज्य हैं उन राज्यों ने भी ये सोचा और कहीं न कहीं जो स्थानीय स्वशासन है उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए कार्य करना शुरू कर दिया था। लेकिन अगर हम स्थानीय स्वशासन के संवैधानिक विकास को अगर देखें या संवैधानिक दर्जा इससे कैसे प्राप्त हुआ उसकी अगर बात करें, संवैधानिक दर्जा इन संस्थाओं को कैसे मिला, और ये जरूरी भी था क्योंकि जब तक इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक इन संस्थाओं का विकास संभव नहीं है। और इसीलिए संवैधानिक दर्जा दिलाने के बहुत सारे प्रयास किए गए। सबसे पहले संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए वर्ष 1989 की बात है, राजीव गांधी सरकार ने ये 65वां संविधान संशोधन लेकर के आते हैं। संविधान संशोधन ये लेकर के आते हैं, लोकसभा में इसको रखा जाता है और ये पास हो जाता है। लेकिन जब इसे राज्यसभा में रखते हैं ये पास नहीं हो पाता है। कुछ समय के बाद सरकार बदल जाती है और जब सरकार बदल गई तो 1990 में क्या होता है कि सरकार आती है और पीएम बनते हैं बीपी सिंह पीएम बन जाते हैं और ये भी एक संशोधित विधेयक को लेकर के आते हैं। लेकिन जब ये विधेयक लोकसभा में रखा जाता है तो क्या होता है कि पास होने से पहले ही लोकसभा विघटित हो जाती है और ये बिल पास नहीं हो पाता है। इसके बाद पुनः चुनाव होते हैं। 1991 में सरकार बदल जाती है और पीएम बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। ये भी एक संशोधित विधेयक को लेकर के आते हैं, एक संशोधित विधेयक लाते हैं और ये विधेयक लोकसभा से पास हो जाता है, राज्यसभा से भी ये पास हो जाता है और ये पास होने के बाद एक विशेष नाम से यानी कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के नाम से ये जाना जाता है। जब ये पास हो गया तो इसे किस नाम से जाना गया? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के नाम से, ठीक। और ये 1 जून 1993 से ये लागू हो जाता है। कब से लागू होता है? 1 जून 1993 से लागू हो जाता है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो पारित हुआ, इसके तहत कुछ प्रमुख प्राविधान किए गए। संविधान में जो इसके तहत प्राविधान किए गए, संविधान में जो प्रमुख
प्राविधान किए गए वो क्या क्या हैं। सबसे पहले एक नया भाग जोड़ा गया, नौका, ठीक। कुछ अनुच्छेद जोड़े गए, 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक जोड़े गए, और ये कुल 18 अनुच्छेद, कितने हैं? 18। एक अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची, और इसमें 18 विषयों का उल्लेख किया गया। कितने विषयों का उल्लेख किया गया? 18 विषयों का उल्लेख किया गया। तो क्लास कैसी लग रही है साथियों? क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो हमारी क्लास को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो आप लोगों ने स्थानीय शहरी स्वशासन के बारे में आज कुछ महत्वपूर्ण बातों को जाना कि इसका किस तरीके से विकास हुआ और इसे किस तरीके से संवैधानिक दर्जा मिला, जिससे कि इन स्थानीय निकायों को मजबूती प्रदान हुई। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, एक बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।